लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर आई है। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी लहर से मुकाबला कैसे करे, क्योंकि पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। देश के लोग पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेचैन हैं। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब 10 साल पीएम रहने के बाद भी लोग पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक हैं। देश के लोग इस इंतजार में है कि कब उन्हें मौका मिले और ईवीएम पर कमल का बटन दबाकर फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत दें। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के नेता अपने बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अगले 10-15 सालों तक तो कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना असंभव जैसा है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी एक्सपोज हो गए हैं। केजरीवाल के लिए भी आई है बुरी खबर और उनको लेकर जो खुलासा हुआ है उससे सब हैरान है। इन सभी खबरों के बारे में बताएंगे आपको डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2014 के बाद से विपक्ष लगातार पीएम मोदी से हार रहा है। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करे। पीएम मोदी ने अपने नीतियों की वजह से विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है। पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि बिना भ्रष्टाचार के सरकार कैसे चलाई जाती है। नहीं तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने आए कि लोगों के लिए गिनना मुश्किल हो गया। लेकिन पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में जनता भी समझ चुकी है कि बीजेपी ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे सकती है। यही वजह है कि देश एक बार फिर पीएम मोदी को चुनने के लिए तैयार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले जो भी सर्वे और ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें मोदी सरकार की वापसी तय मानी जा रही है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर खूब जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी करके लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन राहुल गांधी की दाल नहीं गल रही है। पार्टी के साथ नए लोगों का जुड़ना तो दूर की बात है, जो लोग पार्टी में हैं वो भी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। और एक बार फिर विपक्ष के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारी कर ली है। कुछ ने तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी शुरू कर दिया है। इस बीच ओपिनियन पोल भी जारी होने लगे हैं। वहीं जी न्यूज ने भी अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसमें एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल में निकलकर आया है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 5% बढ़ेगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 377 सीटें आ सकती हैं। वहीं इंडी गठबंधन को 94 और अन्य दलों को 72 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा 2019 की तुलना में एनडीए का वोट शेयर 5% से अधिक बढ़कर 43.6% तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 2019 में एनडीए को 38.4% वोट मिले थे। इस दौरान इंडी गठबंधन को 2024 में 27.7% वोट मिल सकते हैं। वहीं 2019 में यूपीए को 26.6% वोट मिले थे। सर्वे इस बात की भी जानकारी देता है कि एनडीए गठबंधन उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भारत में धाक जमाने में कामयाब रहेगा, लेकिन हो सकता है कि दक्षिण में इंडी गठबंधन की तरफ झुकाव देखा जाए। वहीं बंगाल की बात करें तो इस सर्वे में 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 27 पर जीतते दिखाया गया है और बीजेपी को 17 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं इंडी गठबंधन के पास शायद 1 सीट आए। इसके अलावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के बाद भी दिल्ली में बीजेपी सभी 7 सीटें जीत सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए को 78 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडी गठबंधन को 2 सीटें मिलने के अनुमान है। वहीं राजस्थान में भी सभी 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा बिहार में 37 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिल सकती है। वहीं गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान जैसे जगहों पर भी बीजेपी की जीत पक्की दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी 2019 से भी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। दोस्तों, देश में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा एक एजेंडे के तहत काम करते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे भी करके पीएम मोदी और बीजेपी को बदनाम करना, लेकिन अब वो बेनकाब हो गए हैं। ऐसे पत्रकार को रोधू पत्रकार भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम ही रोना रह गया है। इन्हें मोदी सरकार में सिर्फ खामियां ही दिखती हैं। ये दिन भर पीएम मोदी और मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोसते हैं। वो बात अलग है कि जनता में इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और देश के लोगों को भी इन पर भरोसा नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष के लिए काम करते हैं। इनमें रवीश कुमार से लेकर अजीत अंजुम जैसे कई पत्रकार शामिल हैं। ऐसे में अपने एजेंडे के तहत अजीत अंजुम बीजेपी पर निशाना साधने चले थे, लेकिन जनता ने ऐसा सबक सिखा दिया कि दोबारा बोलने से पहले जरूर सोचेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। पार्टी के कई विधायक आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन विक्रमादित्य सिंह के द्वारा इस्तीफा देने के बाद बिना कुछ सोचे समझे अजीत अंजुम ने इसके लिए भी पीएम मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया।
अजीत अंजुम ने एक्स पर लिखा कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार गिराने का पूरा खेल मोदी और शाह के इशारे पर रचा जा रहा है। जबकि इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पर हमला करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि विधायकों के साथ कहीं न कहीं अनदेखी हुई है, विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण हम आज इस कगार पर खड़े हैं। लगातार इन विषयों को पार्टी नेतृत्व के समक्ष भी उठाया गया है, लेकिन उसका जिस तरह से सरोकार लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। लेकिन अजीत अंजुम ने बिना सोचे समझे विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे की पेशकश को मोदी और शाह की साजिश करार दिया। जबकि सब जानते हैं कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में आपसी कलह से जूझ रही है और पार्टी के कई विधायक नाराज हैं। कांग्रेस के विधायक खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन फिर भी अजीत अंजुम मोदी और शाह पर निशाना साधने चले थे। लेकिन देश के लोगों ने अजीत अंजुम को कहीं का नहीं छोड़ा है। अजीत अंजुम के पोस्ट पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि दिन में 4 बार मोदी विरोधी और एक योगी विरोधी वीडियो बनाने के बाद संदेश खाली पर डर के मारे एक भी वीडियो न बनाने वाला पकौड़ा पतलकार मोदी और शाह को हिमाचल के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं एक यूजर ने लिखा कि बिहार में तो खेला करा रहे थे तेजस्वी से, अब नहीं कहोगे खेला। वहीं प्रवीण कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि कुछ दिन पहले तक तो तेजस्वी यादव के ऑपरेशन लालटेन को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, तेजस्वी को बिहार का चाणक्य बता रहे थे। आज जब कांग्रेस की लुटिया डूब रही है तो वही पत्रकार रो रहे हैं। वहीं निशांत ने लिखा है कि बेचारे कांग्रेस के एजेंट मोदी जी और शाह जी के नाम से अपनी ही पत्रकारिता चला रहे हैं, पर हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं कि खोट कांग्रेस में ही है, जिसे छोड़कर सब भागे जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई और लोगों ने अजीत अंजुम पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर है। बंगाल से जो खबरें आ रही है उससे बीजेपी फ्रंट फुट से ममता सरकार को धो रही है और टीएमसी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। संदेश खाली मामले पर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के नाक में दम कर दिया है। टीएमसी की सरकार संदेश खाली मामले पर कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन बीजेपी और हाई कोर्ट के दबाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा मामले में आरोपी शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा है कि बीजेपी और संदेश खाली की महिलाओं के आंदोलन ने बंगाल सरकार को घुटने पर ला दिया और इसी के चलते उन्हें मजबूरन शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे ममता सरकार मुश्किल में पड़ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले के आरोपी और ईडी की टीम पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार हुए टीएमसी नेता शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर नहीं लग रहा था कि उस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। वो बिल्कुल दबंग की तरह कोर्ट में पेश के लिए पहुंचा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोर्ट के बाहर शेख शाहजहां दबंग स्टाइल में चलता नजर आ रहा है। ये वीडियो तब का है जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने गिरफ्तार हुए शाहजहां शेख का वो वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पुलिस के साथ दबंग अंदाज में चलता दिख रहा है। इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालविया ने लिखा है कि क्या ये गिरफ्तारी है। पश्चिम बंगाल पुलिस शेख शाहजहां को ऐसे स्कॉट कर रही है जैसे वो ममता बनर्जी को स्कॉट करेंगे। इन सभी दिनों में शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल पुलिस की सुरक्षा में थे। जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की अनुमति दी, ममता बनर्जी की पुलिस ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। ईडी और सीबीआई के वकीलों को अंदर जाने से रोकने के लिए वो उसे जल्दी से एक स्थानीय अदालत में ले गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि संदेश खाली की महिलाओं को ममता बनर्जी पर कोई भरोसा नहीं है। तो देखा आपने कैसे गिरफ्तारी के बाद भी शाहजहां शेख दबंग अंदाज में अपना जलवा दिखा रहा है, जैसे ममता राज में उसे कानून का कोई डर ही नहीं हो। हालांकि भले ही कोर्ट के बाहर शाहजहां शेख दबंग अंदाज में चलता नजर आया हो, लेकिन कोर्ट ने उसको लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि उसके ऊपर 42 मुकदमे हैं और अब सुनवाई के बाद ही जमानत पर फैसला होगा। कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कहा है कि हमें इस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है। वहीं बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह गिरफ्तारी नहीं है, ये ममता सरकार द्वारा की गई आश्वासन पूर्ण गिरफ्तारी है कि आपको जेल में कुछ नहीं होगा, पूरी 5 स्टार सुविधा मिलेगी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति है। जब तक ये छोटा दाऊद केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं जाता तब तक न्याय मिलने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ब्लेम गेम खेलने में माहिर हो गए हैं।
केजरीवाल बिना सोचे समझे किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देते हैं और फिर जब फंसते हैं तो कोर्ट में कहते हैं गलती हो गई जज साहब माफ कर दीजिए। यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए वीडियो शेयर करने के मामले में हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनसे गलती हो गई। इससे पहले भी कई बार केजरीवाल कोर्ट में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के चक्कर में माफी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल की ये आदत नहीं गई है और अब भी केजरीवाल बिना सबूत के किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देते हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी खूब आरोप लगाया था कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन अब केजरीवाल कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला चुके हैं और अब यही आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। वहीं केजरीवाल अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए बड़ी ही चालाकी के साथ दिल्ली के एलजी पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के एलजी साहब ने केजरीवाल को बेनकाब कर दिया है, जिसके बाद केजरीवाल के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दरअसल दिल्ली में 10 लाख लोगों के पानी के बिल गलत आने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना आमने सामने हैं। एलजी ने सीएम को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि जल वित्त शहरी विकास इस योजना से संबंधित सभी विभाग पूरी तरह से सीएम के नियंत्रण में है। इसमें एलजी की कोई भूमिका नहीं है। इस संबंध में आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से एलजी के संज्ञान में एक भी कागज का टुकड़ा नहीं लाया गया है। एलजी वी.के. सक्सेना का कहना है कि आप फैसला लें, दूसरों को दोष न दें। पानी का बिल माफ करना है तो सभी 27 लाख उपभोक्ताओं का किया जाए, सिर्फ 10 लाख का ही क्यों। राजभवन की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4 पेज का लेटर जारी किया गया है, जिसमें केजरीवाल को लेकर एलजी ने कहा है कि आपके बयान सफेद झूठ है। आपने गाली देकर भाग जाने में महारत हासिल की है और करियर बनाया है। सभी 27 लाख उपभोक्ताओं को फायदा दीजिए, केवल 10 लाख को क्यों। 17 लाख ईमानदार उपभोक्ताओं का पैसा ब्याज समेत लौटाइए। एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य और गैर जिम्मेदाराना दावा है, जहां आरोप लगाया गया है कि एलजी को बीजेपी नियंत्रित करती है। ये बयान न केवल सभी औचित्य और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि ये एक ओछी राजनीति है। एक तरह से ये अपनी अक्षमता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने जैसा है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी के बढ़े बिलों को लेकर एलजी और बीजेपी पर आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी ने एलजी को बोल दिया है, इसीलिए ये योजना लागू नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन मैं इसे लागू कराकर रहूंगा। केजरीवाल ने कहा था कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन एलजी ने साफ कर दिया है कि इससे एलजी का कोई लेना देना नहीं है। जल वित्त शहरी विकास इस योजना से संबंधित सभी विभाग पूरी तरह से सीएम के नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।